राकेश और उसकी पत्नी रुक्मणी शहर में नए नए आए हुए थे। यहाँ कोई उनका जान पहचान व सगा संबंधी भी नहीं था। रुक्मणी यह सोचकर परेशान थी कि शहर में तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ हम किसी को नहीं जानते, कैसे क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सोच सोच कर बहुत ही चिंता में थी। राकेश ने रुक्मणी को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब रुक्मणी ने उसको अपनी चिंता का विषय बताया। राकेश ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा, बस तुम धैर्य रखो। ये कहते हुए वो दोनों रोड पे आगे की तरफ एक के बाद एक कदम बढ़ाए जा रहे थे। तभी अचानक से एक आदमी रुक्मणी से टकराया। उस आदमी ने रुक्मणी को संभालते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं था। रुक्मणी और राकेश ने कहा, जी कोई बात नहीं। वो आदमी पुनः बोला, शहर में पहले आपको नहीं देखा, लगता है आप लोग यहाँ नए आए हैं। जी हाँ, हम इस शहर में नए हैं। राकेश और रुक्मणी ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया, जी मेरा नाम नसीम है और मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ। अगर आप दोनों को कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और ऐसा कहते हुए नसीम रुक्मणी की तरफ एकटक देखे ही जा रहा था। रुक्मणी सोच में पड़ गई कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को पूछता भी नहीं है। रुक्मणी मन में ये सब सोच ही रही थी कि राकेश ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो अच्छा हुआ रहने का इंतजाम हो गया, अब आराम से घर खोजेंगे। कहते हुए राकेश ने राहत की सांस ली। दोनों ही नसीम के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। ऐसा कहते हुए नसीम रुक्मणी की तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। नसीम के जाने के बाद रुक्मणी ने राकेश से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही। हम कहीं और चलकर रहते हैं। राकेश झुंझलाते हुए बोला, एक तो रात भी होने वाली है और तुम्हारा अलग से ये नाटक। एक तो भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने की वजह तुम उस पर शक कर रही हो। बेचारी रुक्मणी समझ नहीं पा रही थी कि राकेश को कैसे समझाए, क्योंकि सिर्फ वही नसीम की घूरती नजरों को महसूस कर पा रही थी और राकेश था कि नसीम के गुण गाते थक नहीं रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे रुक्मणी को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज महसूस हुई। कई बार तो रुक्मणी ने नींद में ही उस चीज को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज महसूस होने लगी। अब रुक्मणी की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस का लोथा हो, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें रुक्मणी के एकदम सामने थीं और उसे घूरे जा रही थीं। ये देख रुक्मणी डर से थर-थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर राकेश की नींद खुल गई। रुक्मणी चिल्लाते हुए बोली,
मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने। यह सब कहते हुए रुक्मणी जोर जोर से रोने लगी। नसीम राकेश के पास आकर बैठते हुए बोला, मैं तो बाथरूम में था दोस्त, यहाँ चीखने की आवाज़ सुनी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया। यहाँ पर क्या हुआ है? रुक्मणी इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना भी खाया। शाम को राकेश ने नसीम से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं यहीं रुक्मणी के पास हूँ, उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत ही डरी हुई है। अच्छा ठीक है कहते हुए नसीम मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक रुक्मणी को किसी ने पुकारा। रुक्मणी सुनो सुनो, तुम कह रही थी ना कि यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ और हाँ अपने गहने भी साथ में ले लेना। रुक्मणी अध जगी अध सोई सी उसके पीछे पीछे ऐसी चल दी मानो रुक्मणी को अपनी सुध ही ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद रुक्मणी एक ऊंची जगह पे बैठ गई और उस आवाज ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और जब तक मैं आ जाऊँ यहाँ से कहीं जाना। ऐसा कहते ही आवाज गायब हो गई। सुबह हुई, राकेश उठा, उसने देखा रुक्मणी अपने बिस्तर पर नहीं है और ना ही नसीम अपने बिस्तर पर था। राकेश घबराया और इधर उधर पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। राकेश को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? राकेश ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस नसीम को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे। राकेश ने जहाँ नसीम का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। वहाँ पर उपस्थित एक बुजुर्ग बोला, बेटा जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है और तुम कह रहे हो वह किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही राकेश ने पलटकर उस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहां दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर राकेश के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। अब वो सारी बातें बताने लगा कि कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे नसीम मिला, सब कुछ बताया जो उसके साथ घटना घटित हुई थी। कुछ लोग तो राकेश को पागल भी कहने लगे, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है इसे कोई सदमा लगा है, वरना इस कब्रिस्तान में कोई मकान हो सकता है। सभी उसे बातें सुना रहे थे। एक व्यक्ति ने राकेश की बातों को ध्यान से सुना और बस्ती वालों को समझाते हुए रुक्मणी को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग रुक्मणी को ढूंढने में जुट गए। सारी बस्ती में ढूंढ लेने के बाद भी रुक्मणी कहीं नहीं मिली। इतने में किसी ने कहा, क्या सभी ने घर की छतों पर भी देखा? फिर सभी लोग अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। तभी एक युवक ने अपनी छत से आवाज लगाई और इशारा करते हुए बोला कि एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। सभी लोग वहां पहुंच गए। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े। उनके साथ में राकेश भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा तो रुक्मणी छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो।
राकेश ने रुक्मणी के सर पर हाथ रखा और पूछा, रुक्मणी, तुम यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो? बेसुध सी रुक्मणी ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश ही उड़ गए। रुक्मणी ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ पर बैठने को कह गए हैं और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ। बस अभी कुछ ही देर में वो आते ही होंगे, फिर हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। इतना कहकर रुक्मणी बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर रुक्मणी बैठी हुई थी, उस छत पर चढ़ने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था। ना तो सीढ़ियाँ थीं और ना ही किसी भी प्रकार का कोई रास्ता। वो वहां तक पहुंची कैसे, यह प्रश्न सबके मन में हिलकोरे ले रहा था। राकेश ने अपनी बीवी के ठीक होने का इंतजार किया और ऐसी जगह से लौटकर अपने गांव वापस आ गया जहां उसका स्वयं का घर था और वो अपनी बीवी के साथ खुश था। और यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसी तरह की सच्ची कहानियों और घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।